आज हम एक ऐसे विचार की कहानी में उतरेंगे जिसने हमारी दुनिया का नक्शा ही बदल दिया है, राष्ट्रवाद। हम खास तौर पे 19वीं सदी के यूरोप को देखेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये विचार एक छोटी सी चिंगारी से पूरे महाद्वीप में फैली आग कैसे बन गया। और हमारे पास जो स्रोत हैं वो तस्वीरों और बहुत ही जबरदस्त विचारों से भरे हैं। बिल्कुल, हमारा मिशन ये पता लगाना है कि यूरोप, जो कभी अलग अलग राजाओं और साम्राज्यों का एक क्या कहते हैं पैचवर्क क्विल्ट जैसा था, वो आज जैसा राष्ट्र राज्यों का महाद्वीप कैसे बना। और इसकी शुरुआत एक सपने से होती है। हाँ, वो सपना। सोचिए, साल है 1848 और एक फ्रांसीसी कलाकार हैं फ्रेडरिक सोरियू, जो 4 पेंटिंग्स की एक सीरीज बनाते हैं। और उसकी पहली पेंटिंग बहुत कुछ कह देती है। हाँ, उसमें दुनिया भर के लोग यूरोप, अमेरिका एक बहुत लंबी लाइन में चल रहे हैं और आजादी की मूर्ति को सलाम कर रहे हैं। मतलब एक बहुत ही आदर्शवादी सपना था। एक यूटोपिया, एक ऐसी दुनिया जहां सब देश आजाद और लोकतांत्रिक होंगे। पर सवाल यह है कि ये सपना आया कहां से और ये सिर्फ एक पेंटिंग से निकलकर हकीकत कैसे बन गया। चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। ये तस्वीर उस दौर की हवा को बिल्कुल सही पकड़ती है। राष्ट्र का ये जो विचार है वो उस वक्त नया और क्रांतिकारी था। इससे पहले तो लोग खुद को राजा की प्रजा ही समझते थे। हाँ, या किसी साम्राज्य का हिस्सा। वे खुद को एक साझे देश के नागरिक नहीं मानते थे जिनकी अपनी कोई एक पहचान हो। राष्ट्रवाद ने इस पूरी सोच को जड़ से बदल दिया। और इसकी पहली सबसे जोरदार आवाज हमें 1789 की फ्रांसीसी क्रांति में सुनाई दी। बिल्कुल, फ्रांसीसी क्रांति। यहीं से ये विचार आया कि असली ताकत राजा के हाथ से निकलकर आम लोगों यानी फ्रांस के नागरिकों के हाथ में आ जाएगी। स्रोत में ला पैट्री यानी पितृभूमि और ल सितोया यानी नागरिक जैसे शब्दों का जिक्र है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये सिर्फ खोखले नारे थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ विचार नहीं थे। इन्हें जमीन पर उतारने के लिए बाकायदा ठोस कदम उठाए गए। जैसे कि उन्होंने सिर्फ लोगों की सोच नहीं बदली, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी बदल दी। सोचिए, पूरे देश के लिए एक झंडा, तिरंगा चुना गया। देश के नाम पर नई कस्में खाई गईं। अच्छा, एक ऐसा सिस्टम बनाया गया जहां पूरे देश में हर नागरिक के लिए एक ही कानून था। और सबसे बड़ी बात, देश के अंदर व्यापार करने पर जो अलग-अलग टैक्स लगते थे, वो सब खत्म कर दिए गए। हाँ, वो सब खत्म कर दिए। वजन और नापतोल का भी एक ही सिस्टम लागू हुआ। इसका मतलब अगर कोई व्यापारी फ्रांस के एक कोने से दूसरे कोने तक सामान ले जा रहा है तो उसे अब 10 अलग-अलग टैक्स और नापतोल के तरीकों से नहीं जूझना पड़ेगा। बिल्कुल। इससे लोगों को पहली बार ये महसूस हुआ कि वे अलग-अलग इलाकों के नहीं बल्कि एक ही देश फ्रांस का हिस्सा है। और उन्होंने ये भी तय किया कि पेरिस में बोली जाने वाली फ्रेंच ही पूरे देश की भाषा होगी। यह एक राष्ट्र बनाने का सोचा समझा, डिजाइन किया हुआ प्रोजेक्ट था। और फिर इस कहानी में एंट्री होती है नेपोलियन की। हाँ, नेपोलियन एक बड़ा ही दिलचस्प किरदार। एक तरफ तो उसने फ्रांस में लोकतंत्र खत्म कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ क्रांति के कई विचारों को पूरे यूरोप में फैला दिया। ये तो बड़ा विरोधाभास है। ये सबसे बड़ा विरोधाभास है। नेपोलियन ने 1804 में एक सिविल कोड लागू किया जिसे नेपोलियन संहिता भी कहते हैं। हाँ। इसने जन्म के आधार पर मिलने वाले सारे विशेषाधिकार खत्म कर दिए, कानून के सामने सबको बराबर बना दिया और लोगों को अपनी संपत्ति रखने का अधिकार दिया। ये उस समय के लिए एक क्रांतिकारी कदम था। और जब उसकी सेनाएं यूरोप के दूसरे हिस्सों में गईं, तो वे ये कानून अपने साथ ले गईं। स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी, उन्होंने वहां की पुरानी सामंती व्यवस्था को खत्म किया और किसानों को गुलामी जैसे बंधनों से आजाद कराया। तो शुरू में तो लोग उसे एक हीरो, एक मुक्तिदाता की तरह देख रहे होंगे। हाँ, बिल्कुल। हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, ब्रुसेल्स, मिलान जैसी कई जगहों पर फ्रांसीसी सेनाओं का स्वागत फूलों से किया गया। उन्हें लगा कि आजादी आ गई है। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। लेकिन राजनीतिक आजादी तो मिली ही नहीं। उल्टा टैक्स बढ़ा दिए गए, सेंसरशिप लगा दी गई और लोगों को जबरदस्ती फ्रांसीसी सेना में भर्ती किया जाने लगा ताकि बाकी यूरोप को जीता जा सके। धीरे धीरे लोगों का वो शुरुआती उत्साह गहरी नाराजगी में बदल गया। तो क्या ये कहना सही होगा कि नेपोलियन अनजाने में राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा प्रचारक बन गया, जबकि उसका इरादा तो अपना साम्राज्य बनाना था? आप इसे बिल्कुल ऐसे कह सकते हैं। उसने लोगों को एक होने का एक मॉडल तो दिया, लेकिन फिर उन्हीं लोगों ने उसी राष्ट्रवाद की भावना का इस्तेमाल करके उसे बाहर निकाल फेंका। तो 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोप के पुराने राजा महाराजा वापस सत्ता में आ गए। हाँ, वियना कांग्रेस। उनका प्लान क्या था?
क्या वे इस समय को पीछे घुमाना चाहते थे? उनका लक्ष्य ठीक यही था। ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख जैसे नेताओं का मानना था कि समाज को चलाने के लिए राजशाही, चर्च और पुरानी व्यवस्थाएं जरूरी हैं। मतलब क्रांति से पहले वाला दौर वापस लाना। हाँ, उन्होंने वियना की संधि के जरिए नेपोलियन द्वारा किए गए ज्यादातर बदलावों को पलट दिया। फ्रांस में भी बर्बन राजवंश को, जिसे क्रांति में हटा दिया गया था, वापस गद्दी पर बिठा दिया। लेकिन उन्होंने सब कुछ नहीं बदला होगा। नहीं, वे इतने भी बेवकूफ नहीं थे। उन्होंने नेपोलियन के कुछ सुधारों, जैसे एक मॉडर्न सेना और एक कुशल नौकरशाही, को बनाए रखा, क्योंकि वे जानते थे कि इससे राजशाही और मजबूत होगी। लेकिन एक बार जब आजादी और राष्ट्रवाद का विचार लोगों के दिमाग में आ जाए तो उसे दबाना तो मुश्किल होता होगा। नामुमकिन। विचार भूमिगत हो गए, सीक्रेट सोसाइटियों में पनपने लगे, और यहीं पर ग्यूसेप मैज़ीनी जैसे क्रांतिकारियों का उदय होता है। मैज़ीनी, हाँ, इटली के थे, और उन्होंने यंग इटली और यंग यूरोप जैसे गुप्त संगठन बनाए। उनका मानना था कि भगवान ने राष्ट्रों को इंसानों की स्वाभाविक इकाई के रूप में बनाया है, और इटली को अलग अलग राज्यों में बटा हुआ नहीं, बल्कि एक होकर रहना चाहिए। पर क्या सिर्फ सीक्रेट सोसाइटी बनाने से इतने बड़े बड़े साम्राज्यों को चुनौती दी जा सकती थी? ये विचार कुछ ज्यादा ही आदर्शवादी नहीं थे? थे तो आदर्शवादी, लेकिन बहुत शक्तिशाली। मेटरनिख ने मैज़ीनी को हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन कहा था। अच्छा। क्यों? क्योंकि मेटरनिख जानता था कि एक विचार एक सेना से ज्यादा ताकतवर हो सकता है। मैज़ीनी के विचारों ने पूरे यूरोप के युवाओं को प्रेरित किया और इटली और जर्मनी के एकीकरण की नींव रखी। लेकिन ये क्रांतिकारी विचार सिर्फ गुप्त बैठकों में ही तो नहीं पनप रहे थे? नहीं, वे तो हवा में थे, कविताओं में, संगीत में, कहानियों में। यहीं पर राष्ट्रवाद का एक बिल्कुल अलग, एक रोमांटिक चेहरा सामने आता है। बिल्कुल सही। रोमानियत या रोमांटिसिज्म को आप उस वक्त का दिल की सुनो मूवमेंट कह सकते हैं। दिल की सुनो। हाँ, लोग दिमाग यानी तर्क और विज्ञान पर जोर देने से थक गए थे। उन्होंने कहा, एक राष्ट्र की असली पहचान बड़ी बड़ी इमारतों या किताबों में नहीं, बल्कि हमारे लोकगीतों, दादी नानी की कहानियों और गांव के नाच गानों में है। ये दिमाग के खिलाफ दिल की बगावत थी। अच्छा, तो जर्मन दार्शनिक योहान हर्डर का यही कहना था कि सच्ची जर्मन संस्कृति आम लोगों यानी 10 वॉल्क में बसती है। बिल्कुल। तो जो ग्रिम बंधुओं की परियों की कहानियां हैं, जैसे सिंड्रेला या स्नो वाइट, वो भी इसी का हिस्सा थी। हाँ, वो सिर्फ बच्चों की कहानियां नहीं थीं, वो एक तरह से जर्मन फॉक्सगाइस्ट यानी राष्ट्र की आत्मा को इकट्ठा करने और सहेजने का एक प्रोजेक्ट था। और फ्रांसीसी संस्कृति के खिलाफ एक प्रतिरोध भी। हाँ, ये उस दौर में बढ़ते फ्रांसीसी सांस्कृतिक प्रभाव के खिलाफ एक तरह का प्रतिरोध भी था। और भाषा भी एक हथियार बन गई। उसी कब्जे वाले हिस्से में स्कूलों से पोलिश भाषा को हटाकर रूसी भाषा थोप दी गई। तो ऐसे में लोगों ने क्या किया? ऐसे में पोलैंड के पादरियों ने चर्च में पोलिश भाषा का इस्तेमाल राष्ट्रीय प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में करना शुरू कर दिया। वे रूसी भाषा में प्रवचन देने से मना कर देते थे। और इसकी उन्हें सजा भी मिली होगी। हाँ, कई पुजारियों और बिशपों को जेल में डाल दिया गया या साइबेरिया भेज दिया गया। पोलिश भाषा बोलना आजादी के संघर्ष का प्रतीक बन गया। तो एक तरफ आर्थिक तंगी थी और दूसरी तरफ ये नए विचार हवा में थे। लगता है कि एक बड़े तूफान की तैयारी हो रही थी। और वो तूफान 1848 में आया। क्रांतियों का साल। हाँ, 1848 यूरोप के लिए क्रांतियों का साल था। इसे उदारवादियों की क्रांति कहा जाता है, लेकिन ये असल में एक दोहरी क्रांति थी। दोहरी कैसे? एक तरफ गरीब, किसान और मजदूर विद्रोह कर रहे थे, जैसे सिलेसिया के बुनकरों ने उन ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह किया जो उन्हें बहुत कम पैसे देते थे। और दूसरी तरफ पढ़े लिखे मध्य वर्ग के लोग संविधान और राष्ट्रीय एकीकरण की मांग कर रहे थे। और इसी दौर में फ्रैंकफर्ट संसद की कोशिश हुई। हाँ, एक अखिल जर्मन नेशनल असेंबली, जिसमें 831 चुने हुए प्रतिनिधि थे जो एक लोकतांत्रिक जर्मनी बनाना चाहते थे। ये तो फ्रेडरिक सोरियो के सपने के सच होने जैसा लगता है। लगता तो है। तो फिर ये कोशिश इतनी बुरी तरह नाकाम क्यों हुई? क्योंकि सपने और हकीकत में फर्क होता है। जब इन प्रतिनिधियों ने प्रशिया के राजा फ्रेडरिक विल्हेल्म चतुर्थ को संवैधानिक राजा बनने का ताज पेश किया, तो उसने ये कहकर उसे ठुकरा दिया कि वो गटर से ताज नहीं उठाएगा। मतलब वो आम लोगों से मिले सत्ता को स्वीकार नहीं करना चाहता था। बिल्कुल। और इसके अलावा मध्य वर्ग वाली इस संसद ने मजदूरों और कारीगरों की मांगों पर ध्यान नहीं दिया,
जिससे उनका समर्थन भी जाता रहा। आखिर में सेना बुलाकर इस संसद को भंग कर दिया गया। मतलब 1848 की ये नाकामी एक बड़ा सबक थी। इसने ये दिखा दिया कि सिर्फ अच्छे विचार और भाषणों से देश नहीं बनते। उसके लिए ताकत की जरूरत पड़ती है। रियल पॉलिटिक। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। 1848 के बाद राष्ट्रवाद का अपहरण हो गया। जो विचार उदारवादियों और क्रांतिकारियों ने शुरू किया था, उसे अब रूढ़िवादी ताकतों ने राज्य की शक्ति बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण था प्रशिया का मुख्यमंत्री ऑटो वॉन बिस्मार्क। हाँ, बिस्मार्क। उसने कहा कि जर्मनी का भविष्य उदारवादी भाषणों से नहीं, बल्कि खून और लोहे से तय होगा। और उसने करके दिखाया। उसने प्रशिया की सेना और नौकरशाही का इस्तेमाल करके 7 साल के अंदर 3 युद्ध लड़े, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के साथ, और जर्मनी का एकीकरण कर दिया। तो क्या इटली में भी यही कहानी थी? एक ताकतवर नेता ने सब कुछ अपने दम पर कर दिया। इटली की कहानी थोड़ी ज्यादा फिल्मी है, जिसमें कई किरदार हैं। अच्छा। ये एक 3 अंकीय नाटक की तरह था। पहला अंक मैज़िनी का क्रांतिकारी आदर्शवाद, जो नाकाम रहा। फिर दूसरा अंक शुरू हुआ जहां सार्डिनिया पिडमोंट के चतुर मुख्यमंत्री क्याऊर ने मोर्चा संभाला। वो बिस्मार्क की तरह यथार्थवादी थे। उन्होंने ऑस्ट्रिया को हराने के लिए फ्रांस के साथ एक कूटनीतिक चाल चली। और फिर नाटक का तीसरा और सबसे रोमांचक अंक आया, जिसमें करिश्माई हीरो ग्यूसेप गैरिबाल्डी की एंट्री हुई। बिल्कुल, गैरिबाल्डी और उनकी रेड शर्ट सेना। उन्होंने क्या किया? गैरिबाल्डी और उनके हजारों स्वयंसेवकों ने दक्षिणी इटली पर कब्जा कर लिया और उसे राजा विक्टर इमैनुएल द्वितीय को सौंप दिया। और 1861 में विक्टर इमैनुएल को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया। लेकिन यहाँ एक मजेदार बात भी है। हाँ, जो स्रोत में बताई गई है, दक्षिण इटली में जिन अनपढ़ किसानों ने गैरिबाल्डी का साथ दिया था, उनमें से ज्यादातर ने कभी इटालिया शब्द सुना ही नहीं था। क्या? उन्हें लगता था कि ला टालिया विक्टर इमैनुएल की पत्नी का नाम है। वाह, ये तो कमाल की बात है। मतलब जिन लोगों के लिए देश बनाया जा रहा था, उन्हें देश के नाम तक का पता नहीं था। बिल्कुल, ये दिखाता है कि राष्ट्र का विचार ऊपर से नीचे की ओर आया, न कि नीचे से ऊपर। आम लोगों के लिए राष्ट्र एक अमूर्त विचार था। तो फिर इस अमूर्त विचार को एक चेहरा कैसे दिया जाए, एक पहचान कैसे दी जाए ताकि आम लोग उससे जुड़ सकें? ये एक बहुत ही चतुर तरीका था जो उन्होंने निकाला। कलाकारों ने राष्ट्र को एक इंसान का रूप दिया, खास तौर पे एक महिला का। जैसे मारियान और जर्मेनिया। हाँ, फ्रांस में ये मारियान बनी, जो एक लोकप्रिय ईसाई नाम था, और उसे क्रांति के प्रतीकों लाल टोपी, तिरंगा के साथ दिखाया गया। जर्मनी में ये जर्मेनिया थी, जो वीरता का प्रतीक ओक के पत्तों का मुकुट पहनती थी। और इन तस्वीरों को सिक्कों और डाक टिकटों पर छापा गया। हाँ, और चौराहों पर इनकी मूर्तियां लगाई गईं ताकि लोगों के दिमाग में राष्ट्र की एक ठोस छवि बन सके। लेकिन हम के इस शक्तिशाली विचार का एक स्याह पक्ष भी होता है। ये एक वे भी बनाता है, एक दूसरा भी। और 19वीं सदी के अंत तक राष्ट्रवाद का स्वरूप बदलने लगा था। मतलब वो अपने उदारवादी और आदर्शवादी चोले को उतार फेंक चुका था। अब राष्ट्रवाद की सोच संकरी होती गई। हमारा देश सबसे अच्छा है वाली भावना इतनी बढ़ गई कि राष्ट्रवादी समूह एक दूसरे के प्रति असहिष्णु हो गए और हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहते थे। और बड़ी यूरोपीय ताकतें भी इस भावना का इस्तेमाल अपने साम्राज्यवादी मकसदों के लिए करने लगी। बिल्कुल। और इस बढ़ते तनाव का केंद्र बना बाल्कन क्षेत्र, जिसे इतिहासकार अक्सर यूरोप का बारूद का ढेर कहते हैं। हाँ, पाउडर केग ऑफ यूरोप, जहाँ एक छोटी सी चिंगारी भी बड़े धमाके का कारण बन सकती थी। ऐसा क्यों था? ये इलाका जो कमजोर होते ऑटोमन साम्राज्य के कंट्रोल में था, जातीय और भौगोलिक रूप से बहुत विविध था। यहाँ कई अलग अलग स्लाविक समूह रहते थे। जैसे जैसे ऑटोमन साम्राज्य कमजोर हुआ, इन समूहों ने आज़ादी के लिए लड़ना शुरू कर दिया। लेकिन समस्या ये थी कि आज़ाद होने के बाद वे एक दूसरे से ही जमीन के लिए लड़ने लगे। हर कोई अपने लिए ज्यादा से ज्यादा इलाका चाहता था, और इस आग में घी डालने का काम बड़ी ताकतों ने किया। हाँ, रूस, जर्मनी, ब्रिटेन, ऑस्ट्रो हंगरी सब इस क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते थे। इस आपसी दुश्मनी और होड़ ने बाल्कन को बहुत विस्फोटक बना दिया। और आखिरकार 1914 में यहीं से वो चिंगारी भड़की जिसने पहले विश्व युद्ध को जन्म दिया।
जो राष्ट्रवाद सोरियो के कैनवास पर आजादी और भाईचारे के खूबसूरत सपने के रूप में शुरू हुआ था, उसने साम्राज्यवाद के साथ मिलकर पूरे यूरोप को तबाही के रास्ते पर धकेल दिया। तो जो कहानी फ्रेडरिक सोरियो के एक आदर्शवादी सपने से शुरू हुई थी, वो एक भयानक विश्व युद्ध पर जाकर खत्म हुई। हमने देखा कि राष्ट्रवाद कितना जटिल है, ये एक क्रांतिकारी ताकत भी है, एक सांस्कृतिक प्रोजेक्ट भी है, और राज्य की शक्ति बढ़ाने का एक क्रूर हथियार भी। यह एक दोहरी विरासत है। एक तरफ राष्ट्र राज्य के इस विचार को दुनिया भर में स्वाभाविक मान लिया गया और इसी ने एशिया और अफ्रीका में साम्राज्यवाद के खिलाफ चले आजादी के आंदोलनों को प्रेरित किया। लेकिन दूसरी तरफ इसने हमें ये भी दिखाया कि यह विचार कितना विभाजनकारी और हिंसक हो सकता है। स्रोत में आखिर में फ्रांसीसी दार्शनिक अर्नस्ट रेनन का एक बहुत अच्छा विचार है। वो कहते हैं कि एक राष्ट्र कोई जीती हुई जमीन या एक नस्ल के लोग नहीं होते। वो इसे एक दैनिक जनमत संग्रह कहते हैं। हाँ, एक दैनिक जनमत संग्रह, मतलब ये हर रोज किया जाने वाला एक चुनाव है जो एक साझे अतीत की यादों और भविष्य में एक साथ रहने की इच्छा पर आधारित है। ये बात आज भी सोचने पर मजबूर करती है। बिल्कुल। आज की इस जुड़ी हुई ग्लोबल दुनिया में इस दैनिक जनमत संग्रह में हिस्सा लेने का क्या मतलब है? वे कौन सी नई ताकतें हैं जो आज हमारी राष्ट्रीय पहचान की भावना को बना रही हैं या शायद तोड़ रही हैं?